आज का हमारा क्वेश्चन था बौद्ध शिक्षा के आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्व कौन से हैं। तो वो थे ग्रहणीय तत्व छात्रों का जीवन, छात्रों का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र, शिक्षा संस्थाओं का जनतंत्रीय संगठन। तो आइए हम आज इसे विस्तार में देखते हैं। बौद्ध शिक्षा के लिए के आधुनिक शिक्षा के लिए ग्रहणीय तत्व कौन से हैं या देन। पहले हम ये देखेंगे आधुनिक भारतीय शिक्षा को देन किसकी, बौद्ध शिक्षा की। तो इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा, जरा सा है। आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध शिक्षा का योगदान अत्यंत व्यापक और अभिनंदनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे अनेक कार्य आयोजित किए गए जो बौद्ध शिक्षा के अभिन्न अंग थे। सामान्य विद्यालयों का आयोजन, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का आयोजन, स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा का आयोजन, खेल कूद और शारीरिक व्यायाम का आयोजन, प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा का आयोजन, व्यावसायिक और लाभप्रद विषयों की शिक्षा का आयोजन, लौकिक और सामान्य विषयों की शिक्षा प्रदान करने का आयोजन, बहुशिक्षक और सामूहिक शिक्षा की प्रणालियों का आयोजन, उच्च स्तर पर सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक शिक्षा का आयोजन, लोक सभाओं को प्रोत्साहन और उनको शिक्षा का माध्यम बनाने का आयोजन, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन की निश्चित अवधि का आयोजन, शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश संबंधी न्यूनतम आयु नियमों और परीक्षा का आयोजन, माता पिता और अभिभावकों के साथ रहने वाले बालकों के लिए शिक्षा की सुविधाओं का आयोजन, सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने का आयोजन। तो ये आधुनिक भारतीय शिक्षा को देन थी बौद्ध शिक्षा की। आगे हम इसी में देखते हैं ग्रहणीय तत्व कौन से हैं। यद्यपि बौद्धकालीन शिक्षा का भारत में लोप हो चुका था, तथापि इसके कुछ तत्व आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए ग्रहणीय थे। वो कौन से तत्व थे? क्योंकि बौद्ध शिक्षा एक तरह से खत्म सी होती जा रही थी, उसका पतन सा होता जा रहा था। छात्रों का जीवन, बौद्ध काल में छात्रों के जीवन के दो मुख्य आदर्श थे, सादगी और श्रेष्ठ विचार। इन आदर्शों के बावजूद उनके लिए तपस्यापूर्ण जीवन के बजाय सुख सुविधापूर्ण जीवन को अच्छा माना जाता था। इसीलिए उनको भोजन, वस्त्र, निवास, चिकित्सा आदि की सुविधाएं प्रदान की गई थीं। आधुनिक भारत में उस मध्य मार्ग का अनुसरण सर्वथा उचित प्रतीत होता था। छात्रों को आधुनिक आविष्कारों से प्राप्त होने वाली सुख सुविधाओं से वंचित न करके सादगी और श्रेष्ठ विचारों के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अनुप्राणित किया जा सकता है। देखिए, उस समय का जो छात्रों का जीवन था वो आज भी शिक्षा में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि आज तो बहुत सारी सुख सुविधाएं छात्रों को दी जाती हैं। उससे उनमें शिक्षा के प्रति रुझान कम हो गया है, तो उस समय का जीवन शामिल किया जा सकता है। छात्रों के अधिकार, बौद्ध काल में जब छात्र को भिक्षु के रूप में मठ में प्रवेश करने की आज्ञा मिल जाती थी, तब उसे पूर्ण स्वतंत्रता और जीवन संबंधी सभी अधिकार प्राप्त हो जाते थे। आधुनिक भारतीय शिक्षा में इस तत्व का अत्यंत महत्व है। छात्रों को अपनी शिक्षा संस्थाओं से संबंधित सभी कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता का और अधिकार होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा में इस तत्व को समाविष्ट करके अनेक समस्याओं का समाधान किया जाता है। डॉक्टर महेश चंद्र सिंघल के शब्दों में, आज भारतीय विश्वविद्यालयों के समस्त उपकुलपतियों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि शिक्षा के विभिन्न पक्षों में, जिनमें प्रशासन भी शामिल है, किस सीमा तक छात्रों को सम्मिलित किया जाए और उन्हें अधिकार प्रदान किए जाएं। यह हमारा दूसरा पॉइंट था कि छात्रों के अधिकार। तीसरा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र। बौद्ध काल में भारत अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र था। सुदूर क्षेत्रों में से आने वाले छात्र अध्ययन समाप्त करके अपने देशों को लौटते थे और वहीं दया, प्रेम, अहिंसा, बौद्ध धर्म, विश्व बंधुत्व और भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का संदेश फैलाते थे। हमारा देश आज भी प्रेम, शांति और
अहिंसा के सिद्धांतों का उपासक माना जाता है। अतः भारत को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र बनाकर इन सिद्धांतों का विश्व में व्यापक प्रचार किया जा सकता है। डॉक्टर महेश चंद्र सिंघल के अनुसार शांति, अहिंसा, प्रेम और वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत विश्व में फैलाने का कार्य भारतीय शिक्षा और विश्वविद्यालयों के द्वारा आज भी किया जा सकता है। फोर्थ हमारा पॉइंट है शिक्षा संस्थाओं का जनतंत्रीय संगठन। बौद्ध काल में शिक्षा संस्थाएं बाह्य नियंत्रण से मुक्त थीं और उनका संगठन जनतंत्रीय आधार पर किया गया था। आज हमारे देश में ऐसी सहस्त्रों शिक्षा संस्थाएं हैं जो ना तो बाह्य नियंत्रण से मुक्त हैं और ना जिनका संगठन ही जनतंत्रीय है। इन संस्थाओं का स्वरूप बौद्ध काल की शिक्षा संस्थाओं के अनुरूप बनाया जाना वांछनीय है। इस स्वरूप को अंकित करते हुए डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने लिखा है, बौद्ध प्रणाली में शिक्षा विहार या मठ में दी जाती थी, जिसमें सामूहिक जीवन, भ्रातृत्व भावना और जनतंत्र के लिए अवसर प्रदान होता था। तो ये थे हमारे ग्रहणीय तत्व जो कि बौद्ध शिक्षा से आधुनिक शिक्षा में शामिल किए जा सकते हैं। तो ये हमारे 4 हैं, आप लोग देख लीजिए, अच्छे से रीड कर लीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।